Good morning to all of you, dear students. In today's class, I'm going to start a very important chapter, and it is adjective. Adjective. सबसे important बात कि आप अगर एडजेक्टिव कहते हैं तो आज से इसे एडजेक्टिव कहना बंद करें. इट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डी साइलेंट है. जब भी डी जे ये एक साथ आते हैं तो डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है. तो आप एडजेक्टिव ना कहें, आप एडजेक्टिव कहें. ऐसे ही एडजस्ट ना कहें, आप एडजस्ट कहें. एडज्वाइनिंग ना कहें, आप अज्वाइनिंग कहें. यानी एडीजे वाले शब्दों में डी साइलेंट होता है. आप बोलते हैं, सुनते हैं अक्सर जज. गौर करिएगा, JUDGE होता है. जज कहाँ कहते हैं? आप बोलते हैं जज. तो ये रूल है, याद करें. स्पेलिंग रूल के अंतर्गत डी और जी एक साथ आते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट हो जाता है. स्पेलिंग में लिखा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन में उसे हम नहीं व्यक्त करेंगे, साइलेंट हो जाएगा. रिटन में है, स्पीकिंग में नहीं है. आगे अब हम बात करेंगे पहले एडजेक्टिव के डेफिनेशन की. एक कॉमन डेफिनेशन जो बहुत समय से चलते आया है, कहा जाता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. यानी वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करता है, विशेषण कहलाता है. जेसी नेस्फील्ड साहब ने इसे छोटा किया और वे क्या कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड. यानी विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं. रेन एंड मार्टिन की पुस्तक आप सुने होंगे, PC रेन एंड H मार्टिन. इसमें उन लोगों ने लिखा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच नॉट ओनली क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन बट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट्स इट्स मीनिंग. यानी जैसी PC रेन एंड मार्टिन के अनुसार एडजेक्टिव न सिर्फ किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करता है बल्कि उसके अर्थ को सीमित कर देता है. डेविड ग्रीन जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने कहा एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. यानी ये सारी चीजें जो हैं, एक बात इसमें कॉमन है कि जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करे, जो नाउन या प्रोनाउन के संबंध में आपको सूचना दे, बताए, उनके गुण, उनके दोष को आपके सामने लाए, वही विशेषण होता है. उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. जिसने जैसे महसूस किया उन्होंने वैसे लिखा. कम शब्दों में और सरल शब्दों में हम यही कहें कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है, वह विशेषण कहलाता है. जैसे हम कहें कि यह पेन है तो सिर्फ हम इतना जान पाए कि यह पेन है. हम कहें यह पेन बहुत सस्ती है, यह पेन महंगी है, तो अब इस पेन के बारे में और बातें सामने आई कि पेन सस्ती है, पेन महंगी है. तो इसके बारे में जो जानकारी वाली शब्द हमें मिले, वे शब्द ही क्या हैं? विशेषण हैं, एडजेक्टिव हैं. आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं. जो मैंने कहा वही यहाँ लिखा हुआ है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडजेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करें एंड प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करें. अगर यहाँ आप शॉर्टकट ट्रिक लेते हैं कि प्रीडिकेटिव यानी प्रीडिकेट में आता है और एट्रीब्यूटिव यानी यह सब्जेक्ट में आता है, तो कुछ हद तक आपका काम चलेगा, लेकिन आप बिल्कुल सही नहीं होंगे. सीधी सी बात है, जो नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता को व्यक्त करे वह एट्रीब्यूटिव यूज होगा, और जो नाउन या प्रोनाउन के बाद में आकर उसकी विशेषता को व्यक्त करे वह प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होगा. एग्जाम्पल, अ ब्रेव सोल्जर won the medal. A brave soldier
वोन द मेडल, सोल्जर कैसा, तो ब्रेव, यानी यह ब्रेव शब्द एडजेक्टिव है। अब यह ब्रेव वाक्य में है कहाँ, तो सोल्जर नाउन के पहले, सोल्जर नाउन के यह पहले आया, तो इसे हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। द सोल्जर वॉज ब्रेव, सोल्जर बहादुर था, तो सोल्जर नाउन के बारे में ही जानकारी दे रहा है, ब्रेव शब्द विशेषता बता रहा है। और यह ब्रेव सोल्जर के बाद में आ रहा है, प्रीडिकेट के पार्ट में आ रहा है, इसलिए यह कहलाएगा प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। द नेक्स्ट वन इज शी हैज बॉट अ लग्जरियस कार। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने थर्ड एग्जाम्पल ऐड किया है। अक्सर हम यह कह देते हैं कि प्रीडिकेट के पार्ट में आने वाला प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। जी हाँ, यह बिल्कुल सही नहीं है। यह कुछ अंश इसका सही है तो इसका कुछ अंश गलत है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, आप गौर करें। शी हैज बॉट अ लग्जरियस कार, लग्जरियस शब्द प्रीडिकेट के पार्ट में है। यदि आपने बेसिक ग्रामर पढ़ा है तो आप पढ़े होंगे क्लास 3 में, क्लास 4 में, किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। यानी वर्ब से लेकर लास्ट तक के पार्ट को प्रीडिकेट कहते हैं और वर्ब के पहले वाले पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दो पार्ट में बंटता है, तो यह उस नियम से बॉट से लेकर कार तक प्रीडिकेट है। तो प्रीडिकेट के पार्ट में ही यह लग्जरियस एडजेक्टिव आया, लेकिन कार के पहले आया, इसलिए यह भी एट्रीब्यूटिव यूज में ही आएगा। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी आपने सीखा कि नेचर के आधार पर एडजेक्टिव को दो पार्ट में बांटते हैं। एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड predicative use of adjective. The adjective that comes before a noun and qualifies it is called attributive use of adjective, and the adjective that comes after a noun or pronoun and qualifies it is called predicative use of adjective. She is beautiful, इसमें she की चर्चा beautiful के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि she जो है वह ब्यूटीफुल है, लेकिन ब्यूटीफुल आया कहाँ, तो शी के बाद, इसलिए ब्यूटीफुल शब्द प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। और यदि हम कहें कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ गर्ल शब्द बाद में नाउन आ गया, तो यही ब्यूटीफुल शब्द एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल मैरिड हिम, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल मैरिड हिम में फिर ब्यूटीफुल क्या है, एट्रीब्यूटिव है। एक छोटी सी बात ध्यान दें कि नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव तो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा तो प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जब आपने डेफिनेशन समझ लिया तो आपको काइंड समझने होते हैं। तो एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ये 10 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, तो इसके नाम से ही कुछ याद आ रहा होगा आपको। आप पढ़े थे प्रॉपर नाउन और अब आप पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये रिलेटेड हैं। वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। द एडजेक्टिव मेड अप ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यहां हमने व्हिच को साइलेंट कर दिया है, जरूरत नहीं होती है। प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के यूज के बिना सेंस क्लियर हो तो इसे हटाया जा सकता है। इसे इंग्लिश में एलिप्सिस कहा जाता है, एलिप्सिस।
तो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। समझिए, छपरा का एडजेक्टिव छैपरीज होगा, पटना का एडजेक्टिव पैटनीज होगा, बिहार का एडजेक्टिव बिहारीज होगा, इंडिया का एडजेक्टिव इंडियन होगा, एशिया का एशियन होगा, जापान का जापानीज होगा, स्वीडन का स्वीडिश होगा, इंग्लैंड का एडजेक्टिव इंग्लिश होगा। जी हाँ, इंग्लिश एडजेक्टिव ही है। गांधी का एडजेक्टिव गांधीयन होगा, शेक्सपियर का एडजेक्टिव शेक्सपियरियन होगा, मिल्टन का एडजेक्टिव मिल्टॉनिक होगा, और एलिजाबेथ का एडजेक्टिव एलिजाबेथन होगा। गया का एडजेक्टिव गईज होगा, आरा का एडजेक्टिव एरीज होगा, गोपालगंज का एडजेक्टिव गोपालगंजीज होगा। ये सेंस के आधार पर AN, IAN, ESE इत्यादि जोड़ दिए जाते हैं, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब नॉर्मली आर्टिकल में आगे बताऊंगा कि इनके साथ आर्टिकल के यूज में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। देखिए, फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए आप उसे सीख लें। सेकंड पार्ट में आइए, ये महत्वपूर्ण है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट डिनोट्स क्वालिटी, यानी यह गुणवत्ता को व्यक्त करता है। इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वालिटी मीन्स होता है गुणवत्ता या गुण। यह किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को दर्शाता है। अब गुण भी तो कई तरह के होते हैं, तो इसके 9 काइंड्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स, और ये 9 पार्ट आपको याद रहें, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है, आपके सामने है। एस दास कॉम्पे, एस दास कॉम्पे। अब ये कोई एक्रोनिम नहीं है कि एग्जैक्ट रूप में आपको आए समझ में। एक्रोनिम और एब्रिविएशन में क्या अंतर होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन? एक्रोनिम is a group of letters which seems like or which has a sound of a word, but abbreviations are separate letters, they cannot form a word. यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स जब शब्द जैसा उच्चारण लेने लगे, जब शब्द जैसा प्रतीत होने लगे, तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक्रोनिम कहते हैं। और यदि वे सेपरेट ही रह जाएं, नहीं शब्द जैसा जुड़ पाएं, तो उसे एब्रिविएशन कहा जाता है। जैसे MLA जब भी आप बोलेंगे ना, तो आपके मुंह से अलग अलग निकलेगा MLA। MP आप बोलेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा M और P, यानी अलग अलग निकलेगा। लेकिन आप बोलिए यूनेस्को, तो यूनेस्को जब आप बोलेंगे एक शब्द के रूप में आपके मुंह से निकल जाएगा। आप नहीं कह रहे हैं UNE, नहीं, आप बोल रहे हैं यूनेस्को। आप बोले ओपेक, ओपेक तो OPEC, लेकिन आप तो एक शब्द के रूप में बोल दिए उसको ओपेक। आप बोलिए एड्स, तो AIDS, लेकिन आप शब्द के रूप में उसे बोल रहे हैं एड्स। तो वह एब्रिविएशन जो शब्द जैसा प्रतीत होने लगे, शब्द जैसा उच्चारित होने लगे, उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। और जो अलग अलग लेटर के रूप में ही उच्चारित हो, उसे एब्रिविएशन कहते हैं। बस यही अंतर था। तो ये मैंने कहा कि ये कोई एक्रोनिम नहीं है कि एग्जैक्ट रूप में आएगा, मैंने बना दिया है एस दास कॉम्पे। अब ये S से, D से, A से, S से यहां फुल फॉर्म बनने वाले हैं। तो आप देखिए, सब में एडजेक्टिव ऑफ आप जोड़ लेंगे, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ। अब S से क्या बन गया? साइज। फिर D से क्या बन गया? डिस्क्रिप्शन। A से क्या बन गया? एज। फिर S से क्या बन जाएगा? शेप। फिर C से कलर, O से ओरिजिन, फिर M से मटेरियल, P से पर्पस, और फिर E से इमोशन। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। S दास कॉम्पे, सबका लास्ट उठा करके मैंने इसे इस एब्रिविएशंस को एक रूप दे दिया है। एक्रोनिम जैसा बनाने की कोशिश किया हूं, लेकिन एग्जैक्ट ये बना नहीं है।
तो इस तरह से आप बहुत कम समय में इन नवों को याद कर सकते हैं एस दास कॉम पे याद करके। अब देखिए जो साइज है उसमें साइज वाले शब्द आएंगे, आप देख सकते हैं। जो कलर है उसमें सभी कलर वाले शब्द आ रहे हैं। जो इमोशन है, फीलिंग है, उसमें इमोशन और फीलिंग के शब्द आ रहे हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ शेप है उसमें शेप के शब्द आ रहे हैं। जो जनरल डिस्क्रिप्शन है उसमें वे सारे शब्द आ जाएंगे जो किसी अन्य में नहीं आएंगे, क्योंकि उसका नाम है जनरल डिस्क्रिप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है? पहला ट्रिक, साइज प्लस एनी अदर एडजेक्टिव। साइज प्लस एनी अदर एडजेक्टिव, यानी जब भी दो एडजेक्टिव हमें एक साथ यूज करना हो तो फर्स्ट साइज होगा और सेकंड दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट कौन होगा? साइज। यही सीक्वेंस चलेगा एडजेक्टिव का, साइज प्लस एनी अदर एडजेक्टिव। वही यहां पर लिखा हुआ है, साइज प्लस अदर एडजेक्टिव्स। बाद में अन्य जितने एडजेक्टिव्स आते हैं आए, लेकिन पहला साइज होगा। एग्जाम्पल, ही हैड अ ब्यूटीफुल बिग गार्डन बिसाइड हिज होम। उसके पास एक सुंदर बड़ा सा बगीचा उसके घर के बगल में है। उसके पास सुंदर बड़ा सा बगीचा। आप दो शब्दों पर गौर करिए, एक शब्द ब्यूटीफुल है और दूसरा शब्द बिग है। क्या ये दोनों शब्द साइज और जनरल डिस्क्रिप्शन के नहीं हैं? जी हाँ हैं। तो जब ये हैं तो इन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए था, यानी पहले बिग होगा और फिर ब्यूटीफुल होगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट, देयर वॉज अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड। देयर वॉज अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड। सेंटेंस क्या गलत है? तो आप देखिए, लॉन्ग और शार्प। शार्प जनरल डिस्क्रिप्शन का शब्द, लॉन्ग जो है वो साइज का शब्द, तो पहले साइज होगा और फिर जनरल डिस्क्रिप्शन होगा। जब हम हिंदी बोलते हैं, जब हम साधारण तौर पर अंग्रेजी बोलते हैं तो इतने सारे नियमों का ध्यान नहीं रखते। मैं नहीं जानता हिंदी व्याकरण की क्या अनुमति है इस संदर्भ में, बट इंग्लिश के इस मामले में तो मैं श्योर हूं कि आप जब भी लिखें तो पहले साइज लिखें, उसके बाद अदर एडजेक्टिव्स लिखें, अन्यथा गलत होगा। आगे, कलर प्लस इमोशन। कलर प्लस इमोशन यानी दो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें एक कलर को व्यक्त करे और दूसरा इमोशन को व्यक्त करे, तो हमें सबसे पहले कलर वाले को रखना है और तब इमोशन वाले एडजेक्टिव को रखना है। एग्जाम्पल, शी वोर एन एंग्री रेड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। तो यहां पर ये सही है क्योंकि जो आने वाला है वो उसको सही कर देगा। सी वोर, वियर का सेकंड फॉर्म वोर होता है। अब हम किसी एक्सप्रेशन को भी वियर करते हैं, साहित्य हमें यही सिखाता है कि जो एक्सप्रेशन आपने रखा है ना, उसके रखने का इंग्लिश वियर होगा। तो शी वोर और एंग्री रेड एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए, रेड जो है वो कलर है, एंग्री क्या है? इमोशन है। एंग्री, हैप्पी, ये सब इमोशंस होते हैं, ग्लैड, प्लीज्ड। तो पहले रेड कर लीजिए और फिर एंग्री करिए। नेक्स्ट, द चाइल्ड हैड अ हैप्पी पिंक स्माइल। द चाइल्ड हैड अ हैप्पी पिंक स्माइल। बच्चों की स्माइल के लिए पिंक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहां पर यह मिस्टेक देखने को मिल रहा है, पहले पिंक होगा और फिर हैप्पी होगा। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिक आपने इसमें सीखा। आइए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण, यानी इसमें वे सभी शब्द आएंगे जो मात्रा को व्यक्त करते हैं, जिनसे मात्रा का बोध होता है। जैसे मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, एनफ, सफिशिएंट, सम, एनी, होल, ऑल, हाफ, नो, ग्रेट, स्मॉल, एटसेट्रा। ये मात्रा सूचक विशेषण
के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। अब आपको पढ़ना है यूज ऑफ लिटिल और लिटिल एंड द लिटिल। हमें जानना है कि लिटिल का यूज कहाँ करते हैं और लिटिल का यूज कहाँ करते हैं और द लिटिल का यूज हम कहाँ करते हैं। हमें ये चीजें सीखनी है। आइए जानते हैं ट्रिक। देखो, फॉर्म यानी इसका रूप, इसका स्वरूप, मीनिंग यानी इसका अर्थ, और सेंस यानी जो ये भाव देते हैं वो किस तरह की भावना, किस तरह का भाव लेकर के ये आते हैं। यानी सेंस अफर्मेटिव होगा, सेंस नेगेटिव होगा, कैसा इसका सेंस होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। आइए देखते हैं। तो लिटिल का अर्थ होता है ऑलमोस्ट नन, यानी हम हिंदी में कहेंगे ना के बराबर। हिंदी में कहेंगे ना के बराबर, ऑलमोस्ट नन। कैसा भाव रख रहा है यह? नेगेटिव। यानी आप जब किसी मात्रा को व्यक्त करने के लिए लिटिल का यूज कर देंगे तो वह रिक्वायर्ड क्वांटिटी के इतने कम मात्रा को व्यक्त करेगा कि उसका अपना कोई सेंस नहीं रह जाएगा, वह उसके सामने नेग्लिजिबल होगा, कोई उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यानी जब भी आप लिटिल का यूज करें अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, तो यह ध्यान रखें कि यह बिल्कुल महत्व को घटा देता है। यानी अगर आप कुछ में कहना चाहते हैं, थोड़ा में व्यक्त करना चाहते हैं, तो कृपया लिटिल का यूज न करें। हाँ, थोड़ा में अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो आप अ लिटिल का यूज कर लें। अ लिटिल का हिंदी अर्थ होता है थोड़ा। अ लिटिल से थोड़े ज्यादा को हम सम कहते हैं। सम का अर्थ भी थोड़ा होता है। लिटिल सबसे कम है, अ लिटिल उससे ज्यादा है, और उससे ज्यादा को सम कहते हैं। अ लिटिल से ज्यादा को क्या कहते हैं? सम। याद रखिएगा, मीनिंग इसका सम होता है, लेकिन जब हम बहुत गहराई में जाएंगे तो अंतर आता है, जो मैंने आपको बताया। सेंस इसका कैसा है? तो पॉजिटिव है, यह सकारात्मक होता है, यह पॉजिटिव होता है। फिर आता है द लिटिल। द लिटिल का अर्थ होता है कि जो थोड़ा सब, यानी जो है वो पहले से ही कम है, ज्यादा वो भी नहीं है, लेकिन जितना है सब, जो है ऑल, यानी ऑल दैट इज, ऑल दैट स्मॉल अमाउंट या ऑल दैट इज, यह डेफिनिट होता है। यह एक ऐसा सेंस रखता है जो निश्चित है। हम जानते हैं कितना है, हमको मालूम है कि वह कितना है। वो डेफिनिट क्वांटिटी मुझे मालूम है, लेकिन मुझे सब चाहिए, सब दो मुझे। तो ये अंतर है किसमें? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में। अब एग्जाम्पल। अब यहां आपको मैं बताऊं एक ट्रिक। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक जान लें। देखिए, लिटिल आप वहां यूज करिएगा जहां सेंस नेगेटिव हो जाए। बोलते समय तो हम जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। एग्जाम के जब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो वहां भी कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनसे सेंस निकल करके आ जाता है, वह सेंस पॉजिटिव नेगेटिव हमें बताने लगता है। अ लिटिल वहां यूज करिए जहां सेंस पॉजिटिव हो। यह बताई हुई बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन अब सीखिए नई बात। द लिटिल हम वहां यूज करते हैं जहां नाउन अपने ठीक बाद या तो दैट लेता है या उस डेफिनिटनेस की चर्चा के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब आगे आता है। फिर से ध्यान देंगे, द लिटिल हम वहां यूज करते हैं जहां जहां नाउन अनकाउंटेबल होता है और या तो दैट आता है या सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। एक छोटी सी चर्चा फिर से करें। ये तीन शब्द हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये तीनों क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं और क्वांटिटी को व्यक्त करने वाले सभी अनकाउंटेबल होते हैं। तो लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के पहले होगा, अ लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के ही पहले होगा, और द लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के ही पहले होगा। बस सेंस का डिफरेंस है, जो आप ठीक से समझे। वहां भी मैंने मीनिंग से समझाया। अब आइए एग्जाम्पल से मैं इसे स्पष्ट करता हूं। ही शोवेड डैश इंटरेस्ट इन द डिस्कशन। वह डिस्कशन में डैश इंटरेस्ट शो किया। हम क्या जाने
वह कितना इंटरेस्ट लिया उसमें, कितना इंटरेस्ट दिखाया, आई डोंट नो। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या भरना चाहिए? पॉजिटिव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हाँ बेशक यहाँ लिटिल भी सही है, लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट ऑफ एन एग्जामिनेशन, हम यहां भरेंगे अ लिटिल। शी सेव्ड डैश मनी एवरी मंथ फॉर एमरजेंसीज। वह एमरजेंसीज के लिए, आपातकाल की स्थितियों के लिए वह प्रत्येक महीने कुछ पैसे बचाती है। तो भाई वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, तो अ लिटिल। यहां जैसा कि मैंने कहा कि आप लिटिल भी भर सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट है, किसी को काटा नहीं जा सकता। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें नेगेटिविटी का एक्सप्रेशन न मिले, उसमें हमें पॉजिटिव शब्द ही देने चाहिए। नंबर 3, ही लॉस्ट डैश होप दैट। देखिए यहां क्या लगा हुआ है? दैट। जब भी नाउन के बाद दैट दिखाई पड़े, या नाउन के ठीक बाद एक सब्जेक्ट आ जाए, फिर वर्ब आ जाए, बाद में कुछ भी हो, तो आपको द लिटिल देना होगा। तो यहां आप देंगे द लिटिल। देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास, यू मे ड्रिंक इट। इस ग्लास में डैश वाटर है, तुम इसे पी सकते हो। तो डैश वाटर इन द ग्लास, ये इन द ग्लास कह रहा है कि आपको द लिटिल फील नहीं करना है, आप अ लिटिल भरिए, क्योंकि थोड़ा है पानी, तुम पी सकते हो। द पेशेंट हैज डैश स्ट्रेंथ लेफ्ट आफ्टर द ऑपरेशन। द पेशेंट हैज डैश स्ट्रेंथ लेफ्ट आफ्टर द ऑपरेशन। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, अब उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो यहां बेहतर लिटिल होगा। क्योंकि फिर स्ट्रेंथ धीरे धीरे आती है, उस टाइम कहिए कि चलो चलो उठ के दौड़ो, नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। स्ट्रेंथ लेस रहता है, सेंस नेगेटिव है, लिटिल भरेंगे। ही यूज्ड डैश इन्फ्लुएंस ही हैड। गौर करेंगे, ही सब्जेक्ट है, हैड वर्ब है, और इन्फ्लुएंस अनकाउंटेबल नाउन है। यहां भरना है लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। तो मैंने कहा कि नाउन के ठीक बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए, तो आप क्या भर देंगे? द लिटिल। और डेफिनेटनेस को बताता भी है, कैसे आपको बता रहा हूं। ही यूज्ड द लिटिल इन्फ्लुएंस ही हैड टू हेल्प हिज फ्रेंड। जो थोड़ा इन्फ्लुएंस उसके पास था, उसने अपने मित्र की मदद करने के लिए यूज किया। नेक्स्ट, देयर इज डैश चांस ऑफ रेन टुडे। आज बारिश की डैश चांस है, उम्मीद। पता ही नहीं लग रहा है कि लेखक नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यहां अब चूंकि बात मौसम की है और वो हमारे आपके बस की नहीं होती, लेकिन लिटिल भर दिया जाए तब भी सही, अ लिटिल भर दिया जाए तब भी सही। सिचुएशन समझ लीजिए, जब बादल लगा हुआ हो, बादल घेर लिए हो, उस समय आप कहें अ लिटिल, और नॉर्मली कम बादल हो तो आपको लिटिल कहना होगा। स्पीकिंग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है, ऑप्शन में एक ही देना चाहिए। नेक्स्ट, शी हैज डैश पेशेंस टू डील विद सच पीपल। ऐसे लोगों से निपटने के लिए उसके पास धैर्य है, यानी वह पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, इसलिए अ लिटिल का प्रयोग किया जाए। पेशेंस शब्द का हिंदी अर्थ धैर्य होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपने आप में। डील विथ एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है सामना करना। डील विथ सामना करना, डील विथ का ही दूसरा अर्थ वर्णन करना, सामना करना, वर्णन करना, और डील विथ का ही तीसरा अर्थ व्यवहार करना। डील विथ बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला फ्रेजल वर्ब है, याद करेंगे, कई अर्थ होते हैं इसके। ही स्पेंट डैश टाइम ही गॉट ऑन यूजलेस एक्टिविटीज। जो निश्चित समय, थोड़ा समय लेकिन निश्चित उसे मिला था, उसने उसे यूजलेस एक्टिविटीज पर बर्बाद कर दिया, बिता दिया। तो यहां पर देखिए, टाइम अनकाउंटेबल नाउन के बाद ही सब्जेक्ट है, और गॉट
वर्ब है, तो इसलिए यहां यूज करेंगे द लिटिल का। आई हैव डैश नॉलेज ऑफ फ्रेंच बट आई कैन मैनेज। भाई मेरे पास फ्रेंच की ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मैनेज कर लूंगा। तो मैनेज कर लूंगा मतलब है तब तो मैनेज करिएगा, इसलिए अ लिटिल होगा। तो लिटिल अ लिटिल द लिटिल आपने सीखा। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे आपको ऑल होल और अन्य चीज़ें पढ़ाऊंगा। विद दैट टुडेज क्लास इज ओवर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। इस बीच आप जो भी पढ़ाया हूँ इसे नोट करना है। आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है, क्लास नोट्स में जाएं, वहाँ से नोट्स लेकर के नोट कर लें, पढ़ें और याद करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।